हम सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है और सफल होता है जो सही और कठोर निर्णय लेता है। ऐसे में व्यक्ति को अपना लक्ष्य तय करके कभी भी कठिन फैसले लेने से कतराना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पूरा करने में जुट जाओ। बिल्कुल। साथ ही ये भी याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। अगर व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करता है तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपनी पुरानी गलतियों का रोना रोने के बजाय आगे बढ़ें। कहा भी जाता है कि हर असफलता यानी नाकामी एक तरह से सफलता ही है, अगर हम उससे सीख ले। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी खबरें। संसद में विपक्षी दलों के विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। लखीमपुर खीरी हिंसा मुद्दे पर अवरोध के कारण दोनों सदनों में दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों ने एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए कार्यस्थगन का नोटिस दिया था। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। सोशल मीडिया मंचों को लेकर एक प्रभावी तंत्र बनाने की सिफारिश की गई। कहा गया कि उपलब्ध विषय वस्तु या सामग्री के लिए सोशल मीडिया मंच को उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जीत की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद ने देशवासियों को स्वर्णिम विजय दिवस की बधाई दी। दोनों सदनों ने शहीदों को नमन किया, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। विधेयक में जैव संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान को सुगम बनाने पर जोर दिया गया है। पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का प्रावधान है। और आइए अब देश भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती समेत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आनंद में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को 50वें विजय दिवस पर श्रद्धांजलि। 4 स्वर्णिम विजय मशालों का राष्ट्रीय समर स्मारक में विलय। बांग्लादेश में स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुए। टीबी को हराने वाली महिलाओं पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शामिल हुए और कहा कि 2025 तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। वियतनाम के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू ओंग दीन ह्यू के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय दल का स्वागत किया और कहा, भारत और वियतनाम के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। दोनों देशों ने आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी। वियतनामी दल की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके वियतनामी समकक्ष गुएन मान हंग ने एक LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्क के संबंध में नियामक ढांचा और नीतियां तैयार करने में सूचना और अनुभवों को साझा किया जाएगा। साथ ही दोनों देशों के मीडिया प्रोफेशनल के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। गुरुवार को संसद भवन परिसर में हुई कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति की बैठक। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर भी विचार हुआ। लोकसभा की विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक भी आयोजित हुई। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य रखे।
गुरुवार को वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर ऋण प्रवाह कैसे प्रदान करें विषय पर एमएसएमई संघों के प्रतिनिधियों के विचारों को भी सुना गया। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति और जल संसाधन पर स्थायी समिति की बैठक में भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। गुरुवार को संसद भवन परिसर में सार्वजनिक उपकरण संबंधी समिति और महिला सशक्तिकरण समिति की बैठक भी आयोजित हुई। तमाम मुद्दों पर समिति के सदस्यों ने चर्चा की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन करने वाली सेंटिएंट लैब्स ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को CSIR NCL और CSIR CECRI के सहयोग से विकसित किया गया है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 78 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया है। देश में अब तक करीब 136 करोड़ टीकाकरण हो चुके हैं। दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदूषण से निपटने को लेकर केंद्र और पैनल के उपायों को बेहतर बताया। प्रदूषण की समस्या से निपटने के स्थायी समाधान निकालने के भी निर्देश जारी किए। और अब खबर राज्यों से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। रेडवानी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी भी मारे गए। पश्चिम बंगाल में आसनसोल रेल डिवीजन लोकल ट्रेनों में भी मेट्रो रेल जैसी सेवाएं शुरू होंगी। अधिकारियों ने बताया है कि नई ट्रेनें कम बिजली के खर्च में ज्यादा गति से चलेंगी। साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए काफी बदलाव किए गए हैं। केरल के बालुसेरी सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल ने छात्रों के लिए यूनिसेक्स वर्दी व्यवस्था लागू कर जेंडर इक्विलिटी का रास्ता दिखाया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री और ने एक क्रांतिकारी कदम बताया है इसे। हालांकि कुछ संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे और इससे सटे पिंपरी चिंचवाड़ में 1ली से 7वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर खुल गए हैं। पहले दिन काफी संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। फिलीपींस में शक्तिशाली तूफान के मद्देनजर देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। फिलीपींस के मौसम विभाग के मुताबिक तेजी से देश के मध्य पूर्व खंड में दीनागढ़ के द्वीप प्रांत की ओर तूफान बढ़ रहा है और 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगले 12 घंटे में देश के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की चेतावनी है। नाविकों को भी बंदरगाह में रहने की सलाह है। कोविड-19 रोधी टीके कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संबंधित संक्रमण और इसके फैलाव को रोकने में कम असरदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात कही है अपनी प्रारंभिक जांच में और उन्होंने कहा है कि ऐसे संकेत इस जांच में मिल रहे हैं। WHO के मुताबिक टीकों या पूर्ववर्ती संक्रमण से अर्जित की गई प्रतिरोधी क्षमता को भेद करने की ओमिक्रॉन की ताकत को समझने के लिए अभी और अनुसंधानों की आवश्यकता है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर। राष्ट्रपति आज ढाका में पुनर्निर्मित ऐतिहासिक रमना काली मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने सम्मेलन का आयोजन किया है। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की बैठक आज संसदीय सौध विस्तार भवन में आयोजित होगी।
इसके अलावा लोकसभा में आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन बिल और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल समेत 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं। साथ ही सरोगेसी विनियमन विधेयक में राज्यसभा के संशोधनों पर भी लोकसभा में विचार होगा। इसके अलावा खेलो इंडिया और खेल अवसंरचना के मुद्दे पर लोकसभा में आज ध्यानाकर्षण भी है। वहीं लोकसभा में जलवायु परिवर्तन और मूल्य वृद्धि के मुद्दों पर नियम 193 के तहत चर्चा भी एजेंडे में लिस्टेड है। साथ ही लोकसभा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर आगे की चर्चा होनी है। दोनों ही सदनों के एजेंडे में 130 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक भी शामिल हैं। अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी। राज्यसभा में आज सुलह विधेयक 2021 पेश होना है। कंपनी संशोधन विधेयक 2019 पर राज्यसभा में आगे की चर्चा भी होनी है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक पर जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं ओडिशा में चल रहे कला कुंभ की तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार बात होगी आज के दिन से जुड़े इतिहास की भी। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर। संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं। The Government of India has introduced plastic waste management amendment rules in March 2021. The aim of rules are basically to ban certain kind of single-use plastics, starting from balloon sticks, flag sticks, couplets, in phase 1 and also which is phase 1 which is starting 1st July 2022. Also by 30th July 2022 they would like to phase out a lot of other materials including plastic cutlery and such things. It's a good step forward because it's a global commitment and India will have to abide by that as other countries and more so because of the very problem of plastic marine litter, which has become second most important problem after the climate change issues. And
But I mean, if you look at the items which are banned, there's still a few disturbing things which we don't have viable alternative, but which in a longer run which will require to phase out. For example, multi-layered plastics. Multi-layered plastics are those metallized packaging which are used for packing wafers or other such ready-to-eat material. They use very thin layer of polymer and metal, it's not possible to recycle them in economic viable manner. So the research institutions, R&D institutions, the manufacturers, producers of such packagings, and also brand owners who use such packagings will have to come out in future such packaging which are easy to collect and easy to recycle, and which would eventually replace these multi-layered packaging without compromising the quality of product which are packed in them. शादियाँ या फंक्शंस करने के लिए प्लास्टिक आइटम का ही कटलरी ना यूज़ करें, आप स्टील यूज़ कर सकते हैं। स्टील के प्लेट लोग अमूमन यूज़ करते हैं शादियों में, भंडारों में, और देखा जाए तो इन्हीं फंक्शंस में सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैकेजिंग यूज़ होता है। तो शायद कहीं ना कहीं इसे कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट एक तो रिसाइकल नहीं होता है और या तो डंपिंग ग्राउंड में जाता है या ड्रेन में जाता है। तो किसी ना किसी तरह ये हमारे पानी को, ये हमारी ज़मीन को और ये हमारी सेहत के लिए प्रदूषण है एक तरह की। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 17 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 17 दिसंबर वर्ष 1927 में क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी शहीद हुए। ये वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं अपितु शासन के विरोधी हैं। इस कांड में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह। शेष तीनों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई, लेकिन भयवश अंग्रेजी हुकूमत ने राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा कारागार में 2 दिन पहले ही फांसी दे दी। 17 दिसंबर वर्ष 1928 में क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में 17 नवंबर वर्ष 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी साथियों ने पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध लालाजी की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और 1 महीने बाद ही ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर अपने प्रिय नेता लालाजी की मौत का बदला लिया। 17 दिसंबर वर्ष 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई। इसकी स्थापना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की। ISI एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय है। इसका कार्य सांख्यिकी का शिक्षण, सांख्यिकी में अनुसंधान और अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी का अनुप्रयोग करना है। वर्ष 1959 में ISI को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था का गौरव प्राप्त हुआ। ये था आज का इतिहास। इससे हमने जाना क्यों है आज का दिन खास। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेहत की।
आज हम सेहत में बात करने वाले एक ऐसी बीमारी की जिसमें असहनीय सिरदर्द होता है और ये आजकल काफी आम हो चुका है। आज बात होगी माइग्रेन की। आमतौर पर यह दर्द सिर के आधे हिस्से में होता है, लेकिन कभी कभी ये सिर पूरे हिस्से में भी ये दर्द फैल जाता है। क्या है इसके लक्षण, कैसे बचा जा सकता है इस बीमारी से, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय। आजकल देखा गया है अक्सर हर एज ग्रुप के बंदे को हेडेक हो रहा है और वो है माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन ऑफ योर नर्व्स। जब नर्व्स वेसोडाइलेट होती हैं वो आपके सर के ऊपर प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से आपको सर में दर्द होता है। इसका मेन कारण है जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज ना करना, ऑनलाइन काम चल रहे हैं, ऑनलाइन बैठे बैठे काम करना, जिसकी वजह से कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन भी कम हो गया है। साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस। माइग्रेन एक ऐसा सर दर्द होता है जो आपकी एक साइड पे होता है, जिसकी वजह से हमारे को साउंड सेंसिटिविटी भी हो जाती है और लाइट सेंसिटिविटी भी। मतलब ना हमारे को जिसको ये पेन हो रहा है वह आंखें प्रॉपर्ली खोल पाता है, ना ही वह आवाज़ को झेल पाता है। तो सबसे पहले अगर आपको माइग्रेन है तो प्रोसेस्ड फूड, चीज़, इन चीज़ों को अवॉइड करें। या फिर अगर आप अल्कोहलिक हैं या अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल ना लें, क्योंकि अगर हम कोई भी कैफिनेटेड या अल्कोहलिक ड्रिंक पीते हैं उससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से भी सर में दर्द होता है जो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और जो हम सह नहीं पाते हैं। साथ ही कई लोग वेट लॉस करते हैं तो वह भूखे रहना शुरू कर देते हैं। अगर हम स्टार्व करते हैं तो भी माइग्रेन अटैक आ सकता है, जो सहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए अगर आप एक डाइट प्लान पे हैं तो हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें, जिसमें होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लीन प्रोटीन हो, और साथ ही छोटे मील्स खाएं छोटे इंटरवल के बाद। सबसे पहले आधा कप दूध लें, उसमें 2-3 क्लोव्स डालें, लौंग डालें और उसको एक उबाल दें। इसको छान के अगर आप माइग्रेन के टाइम पे पीते हैं तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो आप आधा कप पोमोग्रेनेट जूस, अनार का जूस के अंदर 10 ml जिंजर का जूस डाल के और उसके अंदर 1 चम्मच हनी डाल के पीते हैं तो भी आपके माइग्रेन की जो एपिसोड्स हैं वो डिले हो जाते हैं। साथ ही अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपनी लाइफस्टाइल में ज़्यादा इंक्लूड करते हैं तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसको खाने से हम एक तो एसिडिटी और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में अच्छा हो जाता है। साथ ही हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सर दर्द से दूर रहते हैं। और एक टिप मैं भी दे दूं प्रीति, माइग्रेन से बचने के लिए, क्योंकि माइग्रेन हो जाए तो उसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ना हो उसके लिए ये है कि हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर लौंग का जिक्र किया गया। अगर किसी एप्पल में आप रात को लौंग लगाकर रख दें और सुबह खाली पेट उस एप्पल को खाया जाए तो भी माइग्रेन से बचा जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये तमाम टिप्स हैं जो प्रतिबिंब एक्सपर्ट ने दी हैं, इनको अपनाइए और माइग्रेन से आप भी रहिए दूर। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 10 बजे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज, जिसमें बात होगी संसद में आज की कार्रवाई से जुड़े एजेंडे की। सुबह 11 बजे से संसद से सीधा प्रसारण, राज्यसभा से और लोकसभा से सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो रात 7 बजे देखिए समसामयिक विषयों पर चर्चा पर आधारित मुद्दा आपका, और रात 8 बजे आज की खबर। 8:30 बजे आप देख सकते हैं डिप्लोमैटिक डिस्पैच और 9:30 बजे देखना ना भूलिए पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे हाउस हाइलाइट्स, मतलब कि दिन भर संसद के भीतर क्या कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट, और रात 10:30 बजे संसद दिन भर। रात 11 बजे देखिए क्वेश्चन आवर लोकसभा से जुड़ा हुआ और राज्यसभा से जुड़ा प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर देख सकते हैं रात 12 बजे। और प्रीति, अब समय है आज के कलाकार का। कौन है आज का कलाकार?
अब वक्त हो चला है विदा लेने का और जाते जाते हम किसी कलाकार की प्रस्तुति के साथ हम दर्शकों को छोड़कर जाते हैं। तो आज के कलाकार एक प्रसिद्ध गायक होने के साथ ही पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी हैं। वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी हैं। हम बात कर रहे हैं सबके चहेते मशहूर कलाकार हंसराज हंस की। तो आपको छोड़े जाते हैं इनकी परफॉर्मेंस के साथ। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो समझो इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो समझो इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है। सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है। स्वर की आग में जलने वाले, स्वर की आग में जलने वाले, परवाने नादान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको। संगीत संगीत